हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 30 100 क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूं, हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्न। उसमें आज ये जो है चौथा पार्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आज के इस वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं वो यौगिक, योग रूढ़ और सकर्मक, अकर्मक और क्रिया और चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन वाले हैं। तो थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। और ये यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई, एसएससी, जीडी और भी कई सारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यौगिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यौगिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो सम्मिश्रण धातु के नाम से जाना जाता है। आपका बा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यौगिक क्रिया की बात की गई है तो यौगिक क्रिया क्या होती है, जैसा कि मैंने इंट्रो में आप सभी को बताया कि मैं जो भी आएगा उसको थोड़ा बहुत थ्योरी के टाइप में पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। तो यौगिक वह शब्द होते हैं जिनमें दोनों शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं। ठीक है, दोनों शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं, यानी कि दोनों का अर्थ समान आए। जैसे आपका एग्जाम्पल में विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, विद्या और फिर धन क्या निकल करके आता है, आलय। क्या आता है, आलय। तो विद्या मतलब आपका ज्ञान और आलय मतलब घर होता है, यानी कि भवन या फिर सदन। तो इसमें विद्या और आलय जो है ये दोनों सार्थक शब्द है। तो यौगिक का जो डिफिनीशन होगा, परिभाषा होगा कि यही होगा कि इसमें जो दोनों शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सम्मिश्रण नाम से जाना जाता है। बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 20 मिनट का भी आज का वीडियो हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इसी एमसीक्यू में और दोबारा आपको इन सब चीज़ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े ही आसानी से आप सारी चीज़ों को पढ़ सकेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 152 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया छांटिए। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया छांटिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो पहले इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो बा सही हो जाएगा। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे ये उठाना है ना, तो इसको क्या से कह सकते हैं हम लोग, उठ। ठीक है, अब इसमें 2 क्रियाएं होती है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक होता है दूसरा। तो जहां पर आना लग जाए वहां पर प्रथम होता है, और जहां पर, ठीक है, उठवाना लग जाए, यानी कि वाना जहां पर आपका आ जाए, वाना, ठीक है, वाना, वहां पर आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो उठाना ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखते रह जाइए, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153 है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया छांटिए। तो वही चीज यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो छांट के बताइए। देखिए दिलाना, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सही नहीं होंगे। आप पढ़ करके भी देख लीजिए, सभी को बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 154 है। प्रश्न नंबर 154 है, माँ बालक को दूध देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, माँ जो है वो बालक को दूध देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो द्वि कर्मक क्रिया है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है। द्वि यहाँ पे अजीब सा लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया है। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, तो एक होता है सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक, तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए अकर्मक क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम, ठीक है, राम खाता है। ठीक है, राम क्या करता है, खाता है। तो राम खाता है तो क्या सीधे राम पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। और वहीं अगर कह दिया जाए कि राम खाना खाता है, तो खाना खाता है तो ये जो है कर्म पर आ जाता है। ठीक है, उसके कर्म पे, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक और एक कर्मक क्रिया होती है। जहां पर एक कर्मक की पहले मैं बात करता हूं आपके लिए। ठीक है, एक कर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जहां पर एक ही कर्म पर बात की जा रही हो। ठीक है, एक ही कर्ता पर, तो वो एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक में 2 पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर माँ और बालक, देखिए 2 सब्जेक्ट आपके आ गए कि नहीं आ गए, 2 सब्जेक्ट आ गए, यानी कि द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, 2 कर्मों पर ये बात की जा रही है, माँ और बालक पे। तो माँ क्या कहती है, माँ बालक को दूध देती है, ये कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक। आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना डीपली मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। और ये जो आपका पीडीएफ है ना 300 क्वेश्चंस का, रातों जाग करके घंटों घंटों मैंने इन सबको बहुत ही छांट छांट करके लिखा है, सीक्वेंस वाइज लिखा है, फिर सब पर स्टडी किया है, उसके बाद मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत किया हूँ, बस एक आध 4 व्यूज़ 5 व्यूज़ 10 व्यूज़ के लिए। ठीक है, तो आप सोचिए अगर आप मेरा हेल्प कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, मेरे ही मेहनत का कुछ फल मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 155 है, अध्यापक ने शिक्षकों से पौधे लगवाए। ठीक है, अध्यापक ने शिक्षकों से पौधे लगवाए, कौन सी क्रिया है इस वाक्य में। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का जो है ड विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, आना। ठीक है, आना ये फर्स्ट यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, और वाना
ठीक है, वाना या फिर वाये एक ही बात होती है, ये दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें अगर पूछ लेता एग्जामिनर कि या फिर क्वेश्चन में कि द्विप्रेरणार्थक क्रिया कौन है, ठीक है, तो ये होती, ठीक है, वाना। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 है आपका। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 156 है, रोहन चित्र बना रहा है, ठीक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? रोहन चित्र बना रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए दोस्तों, बनाना एक काम हो रहा है, लेकिन चित्र यानी कि कर्म पर आ रहा है। जो कार्य सीधे कर्ता पर डिपेंड हो वो अकर्मक क्रिया होती है, जो कार्य कर्म पर डिपेंड होकर के कर्ता पर आए वो सकर्मक क्रिया होती है। तो 156 का प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सकर्मक होगा, बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 है, वह रात भर भी जागा रहा, सॉरी, वह रात भर से जागा रहा, ठीक है, वह रात भर से जागा रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? ठीक है, तो इस वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया रही। ठीक है, देखिए जाग, ठीक है, जाग, अगर होता जगाना या फिर जगवाना तो अलग हो जाता। समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, 158। पूनम जूते पर पालिश करवाती है, ठीक है, पूनम जूते पर पालिश करवाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? करवाती है, वाती है आ रहा है, यानी कि वाना का प्रयोग किया जा रहा है। ये द्विप्रेरणार्थक क्रिया है। आपका जो है दा विकल्प यहाँ पर फर्स्ट में दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया आपका सही हो जाएगा दा विकल्प इस प्रश्न के अनुसार। हालांकि दा यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 है आपका, 162। अनुराग खाना खाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि राम खाना खाता है। इस प्रश्न का मैं आंसर नहीं दूंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा इसमें होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160 है, मामा ने मामी को साड़ी दिलवाई, वाई, ठीक है, मामा ने मामी को साड़ी दिलवाई, ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? मामा और मामी दो कर्म आ रहे हैं, दो कर्म आ रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 है आपका, गाय बछड़े को दूध पिलाती है, गाय और बछड़ा, ठीक है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। तो गाय एक है और एक क्या है? बछड़ा, दो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया, सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा 161 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक है, किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है? तो ज्योति रोती है, ठीक है, ये एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि रोना जो है ज्योति पर ही डिपेंड कर रहा है, कर्ता पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो है जो आपका बा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 है, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो धातु क्या कहलाती है? तो नाम धातु कहलाती है। आपका बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, ठीक है, धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 है आपका, धातु कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, धातु जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु होती है आपकी दो प्रकार की, ठीक है, सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धातु से रिलेटेड भी आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है? ठीक है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है? तो मूल धातु कहलाती है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 है आपका, ठीक है, 167 है, रिदम ने खोलकर दूध पी लिया, ठीक है, रिदम ने खोलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खोलकर कौन सी क्रिया है? ठीक है, इस वाक्य में खोलकर कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकाली, देखो खोल करके ये काम हो चुका है, लिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, ये पहले ही हो चुकी है। तो आपका दा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168 है, नेहा कपड़े धोती है, ठीक है, नेहा कपड़े धोती है। तो देखिए नेहा कपड़े धो रही है, यानी कपड़ा एक कर्म जो कि कर्ता पर बाद में डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर आ जाता नेहा धोती है तो वो जाता आपका अकर्मक क्रिया, लेकिन नेहा कपड़े धो रही है तो कर्म पर ये जो बात है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है, मतलब उस पर सीधा प्रभाव छोड़ रही है। हालांकि देखिए मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, एक्चुअली में हो जाता है, अब आजकल का जो मॉडर्न ज़माना आ गया तो हिंदी में भी इंग्लिश चली ही जा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइए, बस इतना हम चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 169 है आपका, निशांत दौड़ रहा है, ठीक है, निशांत दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? ठीक है, देखिए निशांत दौड़ रहा है, बस डायरेक्टली जो है कर्ता पर ये बात आ रही है, ठीक है, सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, इसीलिए आपका सा विकल्प यानी कि आकर्मक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए कारक का मैंने जो लास्ट पार्ट था आपका तीसरा, उसमें कारक के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है,
देखिए जहाँ पर आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर कहते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्तों का अलगाव हो रहा है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? दा विकल्प आपका अधिकरण सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 171 है। ठीक है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर जो है बताया था। ठीक है, सार्थक जिसमें जैसे विद्या, अभी बताया था ना, विद्या धन आलय। ठीक है, आलय, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। दोनों का मतलब है, एक का मतलब होता है घर, एक का मतलब होता है ज्ञान या फिर शिक्षा। ठीक है, तो सार्थक शब्द वाले क्या कहलाते हैं? यौगिक। ठीक है, सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 172 है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है? ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण जो है उसका प्रयोग किया गया है, यानी कि उसमें मिली हुई है। ठीक है, तो वह धीरे से बोलता है, इसमें की गई है। आ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए धीरे से बोलता है तो एक कार्य है, धीरे से बोलना एक कार्य है, लेकिन धीरे से बोल रहा है तो धीरे जो है उसकी विशेषता यानी विशेषण है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है आपका, इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? इसमें से विकारी शब्द जो है वो हाथी है। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 174 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174 है, यौगिक शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से यौगिक शब्द बताइए। यौगिक शब्द में मैंने क्या कहा था? दोनों जो आपके शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। तो पाठ और धन शाला, शाला माने भी होता है भवन या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर पढ़ा जाए या फिर कुछ भी रखा जाता है, जैसे पुस्तकालय। ठीक है, सब होता है ना। तो पाठ शाला, पाठ माने जहाँ पर पढ़ने वाला, शाला माने घर यानी कि वो भवन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका बा विकल्प, यौगिक शब्द। अब देखिए योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ की बात की जा रही है तो इसके बारे में आपको पता होगा कि ऐसे शब्द जिसमें एक शब्द केवल जो है उसका अर्थ निकल रहा हो और बाकी दूसरे से अलग हो रहा हो। देखिए योग रूढ़ में जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ से उपयुक्त होते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जलज, क्या हो सकता है? जलद आपका हो सकता है, जिसमें देखिए ज और ला, जल, जल एक सार्थक शब्द एक निकल करके आया, लेकिन दा का कोई अर्थ नहीं निकल के आया। ठीक है, ये योग रूढ़ होता है। लेकिन जलद और दा लग जाने से इसका जो है एक अर्थ अलग निकल जाए, अर्थ अलग निकल जाए। जैसे जलद, जलद का मतलब कमल, क्या होता है? कमल, यानी एक अलग अर्थ निकल गया, लेकिन इसमें एक ही शब्द जो है सार्थक है। और यौगिक में क्या होता है? दोनों शब्द जो है सार्थक हों और इसमें एक वर्ड लग जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। समझ में? इसकी परिभाषा एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में उपयुक्त होते हैं उन्हें यौगिक योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस विकल्प का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब तक आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, देखिए लंबा और फिर दर। ठीक है, लंबोदर। और एक बात और याद रखिएगा, योग रूढ़ी जो है ये जितने बहुवीर्य समास के जितने भी शब्द होते हैं सब योग रूढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 176 है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द आपका कौन सा है? 176 का सही विकल्प आपका हो जाएगा मनुष्य, दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ि शब्द कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से रूढ़ि शब्द आपका कौन सा है? तो आपका रूढ़ि शब्द जो हो जाएगा 177 का वो दा विकल्प पशु हो जाएगा। ठीक है, पशु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 178 है, श्याम जरा ठहर कर बाहर देखो, दरवाजे पर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ठीक है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो ये है क्रिया विशेषण, दा विकल्प आपका सही हो जाएगा। उठकर, उठकर वो बाहर गया। ठीक है, तो ये काम किया इसने इसलिए ये क्रिया विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 179 है आपका, इनमें से अव्यय शब्द बताइए। ठीक है, अव्यय शब्द इनमें से कौन है? तो वो है आपका धीरे धीरे, बा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन शब्द प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो श्रद्धेय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अपने लोगों, अपने से बड़े लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181, पत्र में अपरिचितों को संबंधित करने के लिए उपयुक्त शब्द, जो अपरिचित होते हैं उनके लिए क्या लिखा जाता है? आदरणीय, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 182 है, क्वेश्चन नंबर 182 है, सदा शब्द क्या है? सदा शब्द जो है ये अव्यय शब्द है, आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, नामांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो वो है भावदी
ठीक है, भावाधि बोधक, ठीक है, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, यौगिक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है, यौगिक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 है, योग रूढ़ि शब्द में कौन सा समास होता है, तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था बहुवीर्य समास होता है, बा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 आपका, योग रूढ़ि शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से योग रूढ़ि शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्यालय, क्योंकि ये एक यौगिक है, इसके दोनों अर्थ जो है सार्थक है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, ठीक है, तो रसोई घर यौगिक शब्द है, रसोई एक अलग हो जाता है और घर अलग हो जाता है, ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ होता है सार्थक है, इसलिए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि शब्द है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका रूढ़ि शब्द है, आ विकल्प सही हो जाएगा घर, ठीक है, ये रूढ़ि शब्द है, ठीक है, रूढ़ि शब्द जिसमें कोई अर्थ वगैरह ना निकले, जैसे घर है, पर है नहीं, तो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, ठीक है, 189, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि शब्द है, रूढ़ि शब्द कौन सा है इनमें से, तो पेट, देखिए बाकी सबका कुछ ना कुछ अर्थ बन रहा है, पेट का नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ि शब्द कौन सा है, ठीक है, योग रूढ़ि शब्द इनमें से कौन सा है, तो आपका सही विकल्प बा बन जाएगा, दशानंद, क्योंकि दशानंद जो है वो बहुवीर्य समास का है, ठीक है, दशानंद मतलब रावण, ठीक है, तो वो इसीलिए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ि शब्द कौन सा है, इसमें योग रूढ़ि शब्द 91 का जो है कौन सा है, वो है पंकज, ठीक है, सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, विराम चिन्ह में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है, ठीक है, विराम चिन्ह में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अल्प विराम का, कामा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में होता है, देखिए यहाँ पर चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में होता है, तो जहाँ प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जहाँ स्थिति अनिश्चित ना हो, ठीक है, और व्यंग्योक्ति होना हो, ठीक है, तो ये सभी होनी चाहिए, तभी ये जो है इनका प्रयोग होता है, आपका दा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, ठीक है, क्रिया जो है भूतकाल में है, तो आप लोग इसको सारे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो जल्दी खत्म करना है, इसीलिए इतनी तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक है, बिजली कौंध उठी यानी कि तड़क गई, बिजली क्या होता है ना बादल में, तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, धीरे किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, जो धीरे है वो किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो रीतिवाचक का उदाहरण है, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है आह, ठीक है, आह जो ध्वनि आती है ये विस्मयादि बोधक का एक भाव प्रकट करता है, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 है आपका, विराम चिन्हों का उपयोग से, ठीक है, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, आपका बा विकल्प, विराम चिन्ह के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं, ठीक है, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, वाक्य की समाप्ति पर लगता है, वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है, सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 है, इसमें से अव्ययी शब्द बताइए, ठीक है, इनमें से अव्ययी शब्द कौन से हैं, तो धीरे धीरे अव्ययी शब्द है, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 200, और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपका इसी 200 नंबर पर ही समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में 50+ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन बीच में एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसका मतलब 50+ हो ही जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 था, इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट प्रोवाइड करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, और मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका है, वह वाक्य में क्रिया समन्वय भूतकाल में है, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, तो देखिए उसमें किस में जो है भूतकाल जो है सामान्य है, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सा विकल्प, अचानक बिजली कौंध उठी, ये प्रश्न जो है रिपीटेड हो गया, इससे पहले ऊपर मैंने इसको बताया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।